सीबीएसई का ये मेरा फेवरेट लेसन है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। एन ए फ्रैंक की डायरी से इस लेसन का मतलब ये हुआ। और इस लेसन में एक लड़की जो 13 साल की लड़की है, एन ए फ्रैंक, उसके बारे में उसकी डायरी से ये चैप्टर लिया गया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, आपको धीरे धीरे सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। बिफोर यू रीड, ये लेसन पढ़ने से पहले आप थोड़ा इस लेसन के बारे में जान लें कि ये क्या है। एनेलीज मैरी एन ए फ्रैंक, इनका पूरा नाम था इस लड़की का। 12 जून 1929 को इनका जन्म हुआ था। फरवरी या मार्च, पता नहीं कब, 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वॉज अ जर्मन, ये एक जर्मन थी। बॉर्न जेविश गर्ल, और ये एक यहूदी धर्म की लड़की थी। हु रोट व्हाई इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम। वो जब अपने परिवार के साथ, देखिए जहाँ जहाँ मेरा पेन जाएगा उस वर्ड का वो मीनिंग होगा, तो वो ध्यान रखिएगा। वैसे मैं बताता भी जाऊँगा। और बहुत सारा वीडियोस जो है वो आपके करीब 4-5 वीडियो बन चुका है क्लास 10 सीबीएसई का, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग चैनल में जाकर के भी देख सकते हैं। तो ज़रूर देखिए, सबसे बेस्ट वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। देखिए, वाइल, जब, इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में जब ये अपने 4 दोस्त और अपने फैमिली के साथ जब ये छिपी हुई थी एम्स्टर्डम में, ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ तो वहाँ का शासक कौन था? हिटलर था। वहाँ का रूलर हिटलर था। और हिटलर जहाँ भी ऑक्यूपाई करता था, जिस जगह को जीतता था, वहाँ के लोगों के साथ वो बहुत बुरा व्यवहार करता था। उसके सैनिक बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उसी से रिलेटेड ये लेसन है, इसमें पूरा लिखा ही हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। तो नीदरलैंड्स में एक शहर है एम्स्टर्डम, वहाँ पर जब जर्मन ऑक्यूपेशन हुआ, मतलब जब जर्मनी ने आक्रमण कर लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया, तब हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी। जब जर्मनी में नाजियों का शासन हो गया, हिटलर का शासन हो गया, तब इसके जो फैमिली मेंबर्स थे ये चले गए एम्स्टर्डम चले गए। ठीक है, एम्स्टर्डम शहर में रहने के लिए। बट वेयर ट्रैप्ड, लेकिन ये लोग फंस गए। ट्रैप मतलब होता है जाल में फंसना। बट वेयर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, लेकिन जब नाजियों का ऑक्यूपेशन, अधिकार, जब नीदरलैंड में बढ़ा और नीदरलैंड में जब एम्स्टर्डम में चला गया, एम्स्टर्डम में भी जब नाजियों ने अधिकार कर लिया, तब ये लोग फंस गए, वहाँ पर पकड़े गए। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, परसिक्यूशन का मतलब होता है अत्याचार। जब यहूदी धर्म के लोगों के प्रति, हिटलर के मन में यहूदी धर्म के लोगों के प्रति प्रेम की भावना नहीं थी, वे उसे देखना नहीं चाहते थे। एज परसिक्यूशंस, अत्याचार, अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जैसे यहूदी पॉपुलेशन, यहूदी जनसंख्या के खिलाफ जो अत्याचार है वो जब बढ़ा, तब द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स। तब इसका पूरा परिवार हिडन रूम्स में, मतलब छुपे हुए कमरे में, गुप्त कमरे में, गुप्त रूम में, छिपे हुए रूम में, इनका परिवार जुलाई 92 में जाकर के छुप गया, जब नाजी आ गए। कहाँ पे? एम्स्टर्डम में। इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स, और ये कहाँ पे चले गए इनका परिवार? जिनके फादर जो थे ऑटो फ्रैंक्स, उनका जो ऑफिस बिल्डिंग था उसमें जो हिडन रूम्स था उसमें ये जाकर के पूरा परिवार छुप गया। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छिपने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। द ग्रुप वॉज बिट्रेड, इनके फैमिली ग्रुप को धोखा दिया गया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप, और इनके पूरे परिवार को कंसंट्रेशन कैंप में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, डाल दिया गया, ले जाया गया वहाँ पर। कंसंट्रेशन कैंप जो है वो मेनली हिटलर के शासनकाल से संबंधित है। हिटलर क्या करता था कि जो जहाँ पर वो आक्रमण करता था, जिसे वो पसंद नहीं करता था, जिन लोगों को, उसे पकड़ करके वो कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता था, जो बहुत ही गंदी जगह होती थी। और उन लोगों के लिए पूरी व्यवस्था, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं होती थी, और एकदम समझिए कि एकदम गुलामों की तरह, जानवरों की तरह उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में ट्रीट किया जाता था। एक कैंप होता था, घेराबंदी करके घेर दिया जाता था जगह को, और वहाँ पे लोगों को रख दिया जाता था। उन्हें अच्छे से खाना पीना भी नहीं दिया जाता था, ऐसे समझो कि मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। वेयर एने डाइड, जहाँ पर एने मर गई, ये जो लड़की है एने, वो मर गई।
ये उन्होंने एने नहीं लिखा था अपने फ़ोटो के बारे में। अपना फ़ोटो ये है उनका, कितनी सुंदर है देख लीजिए। और ये 13 साल में मर गई हिटलर की वजह से। दिस इज़ अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। दिस इज़ अ फोटो, ये एक फ़ोटो है, ये इन्होंने लिखा है, इनका ही लाइन है ये, एन ए फ्रैंक का। 10 अक्टूबर 1942 को उन्होंने ये लाइन लिखा था, डायरी में चिपकाई होगी लिख करके। दिस इज़ अ फोटो, ये वो फोटो है, एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम, जिस फोटो को मैं ऑल द टाइम देखना चाहूँगी, पसंद करूँगी। देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड, हो सकता है कि मुझे हॉलीवुड में जाने का चांस मिले। हॉलीवुड फिल्मों की दुनिया है, जैसे बॉलीवुड है वैसे ही हॉलीवुड है, वहाँ पर इन्हें चांस मिलता जाने का, और ज़रूर मिलता, क्योंकि इतनी खूबसूरत भी और इतना अच्छा वो लिखती भी थी, तो ज़रूर हो जाती, लेकिन बेचारी जिंदा ही नहीं रही, मारी गई। ऑफ टाइफस, टाइफस नाम की बीमारी से वो मारी गई। इन बर्जन बेल्सन, बर्जन बेल्सन भी वो कंसंट्रेशन कैंप का ही नाम था, जगह का नाम बर्जन बेल्सन। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मैरगॉट फ्रैंक, उनकी जो बहन थी मैरगॉट फ्रैंक, उनके मरने के कुछ ही दिनों के अंदर वो भी मर गई, मतलब इनकी बहन भी मर गई। हर फादर ऑटो, उनके जो फादर थे ऑटो फ्रैंक, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, वो केवल अकेला उस ग्रुप में जिंदा बचे हुए व्यक्ति थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, वो एम्स्टर्डम लौटे आफ्टर द वॉर इंडेड, जब वॉर खत्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब वो एम्स्टर्डम गए, लौटे। टू फाइंड दैट हर डायरी, वहाँ पर वो उसकी डायरी, इस एने फ्रैंक की लिखी गई डायरी को खोजने के लिए गए। हैड बीन सेव्ड, जो बचा हुआ था, सुरक्षित था। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, उन्होंने माना, कन्विंस मतलब होता है मानना, मान लेना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, ये जो डायरी है वो एक यूनिक रिकॉर्ड है, एक बेजोर रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, उन्होंने एक्शन लिया, ही टुक एक्शन, उन्होंने एक्शन लिया, टू हैव इट पब्लिश्ड, इस डायरी को पब्लिश करवाने का, मतलब छपवाने का। इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, उस डायरी का नाम इन्होंने रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और इस डायरी के नाम से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में उस डायरी को छपवाया, लेकिन वो डायरी था डच लैंग्वेज में। द डायरी वॉज गिवन टू एन ए फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, वो 13th बर्थडे पर एन ए फ्रैंक को ये डायरी दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, क्रॉनिकल्स का मतलब होता है इतिहास, एंड chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। और ये जो डायरी है, उस डायरी में इनके लाइफ का जो इवेंट है, जो घटनाएं घटी इनके साथ, उसका इतिहास है उस डायरी में। 12 जून 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक, लगभग 2 साल उन्होंने उस डायरी में लिखा था। It was eventually translated from its, eventually का मतलब होता है अंततः या अंत में, आखिरकार। अंततः इस डायरी को, eventually इस डायरी को ट्रांसलेट कर दिया गया in its original Dutch into many languages, इसका जो ओरिजिनल डच लैंग्वेज था उससे कई सारे लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया। एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले किताबों में से एक इनकी डायरी बन गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, कई सारे फिल्म भी बने। हॉलीवुड में जाने का इनका शौक था और वो पूरा हो गया। जिंदा नहीं तो जीते जी नहीं तो मरने के बाद भी इनका शौक पूरा हो ही गया। कई सारी फिल्में इनके नाम पर बनी। टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, और कई सारे टेलीविज़न और थिएट्रिकल, जो थिएटर में प्रोडक्शन में जो होता है, जो ड्रामा वगैरह होता है, वहाँ पर भी इनकी डायरी से रिलेटेड ड्रामा हुआ। टेलीविज़न पर आया इनकी डायरी से रिलेटेड स्टोरी वीडियोज़, फिल्म टाइप का। एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। ओपेरा का मतलब होता है जो बहुत बड़ा कोई समारोह होता है, संगीत नाटक जिसको कहते हैं, जिसमें म्यूजिकली जो नाटक खेला जाता है उसको ओपेरा कहा जाता है। ठीक, तो ओपेरा में भी इनकी डायरी पर आधारित ओपेरा भी हुआ बहुत सारा। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल मैन माइंड, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ, इसको, इस किताब को, द वर्क ऑफ
और मैच्योर इंसाइटफुल माइंड के रूप में इसको डिस्क्राइब किया गया है। मैच्योर मतलब एक ऐसी लड़की जो पूरी तरीके से मैच्योर थी, वयस्क थी, एकदम समझदार थी। एंड इंसाइटफुल माइंड, इंसाइटफुल का मतलब होता है व्यवहारिक। इनका जो दिमाग था वो बहुत ही इंसाइटफुल था, व्यवहारिक था। इनके जो लेख हैं उस किताब, उस डायरी में जो लिखा गया वो कहने का मतलब ये है कि इनका दिमाग, इनका बस एज 13 ईयर्स का था, इनका माइंड 13 ईयर्स का नहीं था। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। नाजियों का जो ऑक्यूपेशन हुआ, नाजियों ने जो अधिकार किया था, कब्जा किया था अलग अलग जगहों पर, उनके कब्जे के अंदर, नाजियों के शासनकाल के अंदर जो डेली लाइफ था लोगों का, जो इंटीमेट, उसका इंटीमेट एग्जामिनेशन मतलब उनका एक आत्मीय जो एग्जामिनेशन, जो परीक्षा होता था लोगों के डेली लाइफ के साथ, वो ये डायरी प्रूव करता है, प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। इस डायरी में ये पता चलता है कि लोगों का डेली लाइफ का जो रूटीन था वो कैसा होता था, क्योंकि 2 साल ये छिपी थी और अपना डेली लाइफ उसमें शेयर करती थी। एने फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम। होलोकॉस्ट विक्टिम का मतलब होता है, होलोकॉस्ट का मतलब होता है एकदम प्रलय या सर्वनाश, और विक्टिम का मतलब हो गया शिकार या दोषी जिस पर अत्याचार किया जाता है। एकदम प्रलय का जो शिकार है, जो नाजियों का जो प्रलय काल जो था, एकदम प्रलय का जो समय था, नाजियों ने जो अधिकार किया था, वो लोग जो एकदम अत्याचार करते थे लोगों पर, उसके बारे में ये जो किताब है एने फ्रैंक हैज़ बिकम, एने फ्रैंक बन चुकी है वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड, एकदम जानी माने, डिस्कस्ड, जिस पर डिस्कस किया गया है, कई पूरी दुनिया ने डिस्कस किया है उस लड़की पर, ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स, जो एक सर्वनाश का शिकार बनी, जो नाजियों के अत्याचार का शिकार बनी, उस पर डिस्कस किया जाने वाला सबसे ज़्यादा जिस पर डिस्कस किया गया है वो है एने फ्रैंक। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब वो डायरी में लिख रही हैं, क्या लिख रही हैं वो चलिए देखते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी में लिखना इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, ये एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, एक विचित्र अनुभव है, फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे किसी के लिए भी डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। आप डायरी नहीं लिखते होंगे, अगर आप डायरी लिखिएगा तब आपको पता चलेगा कि डायरी लिखना कितना बढ़िया एक्सपीरियंस है, एक अजीब एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं, नॉट ओनली बिकॉज, इसलिए नहीं कि आई हैव नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, कि मैंने पहले कुछ नहीं लिखा इसलिए स्ट्रेंज नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन का मतलब होता है बाद में, बट ऑल्सो बल्कि इसलिए, बिकॉज क्योंकि, इट सीम्स टू मी मुझे ऐसा लगता है, दैट कि लेटर ऑन बाद में, नाइदर आई न तो मैं, नॉर एनीवन और ना ही कोई भी, एल्स विल बी इंटरेस्टेड कोई भी इसमें इंटरेस्टेड होगा, रुचि कोई लेगा, इन द म्यूजिंग का मतलब होता है थिंकिंग, सोच या विचार, इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल, कोई भी 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल के वो सोच में, विचार में कोई इंटरेस्टेड होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन बाद में ना ये बुक पब्लिश हो गया तो सबको अच्छा लगा, लेकिन जब इन्होंने लिखना शुरू किया था तब ये लिख रही हैं शुरू में कि मुझे नहीं लगता है कि एक 13 साल की लड़की के डायरी में कोई भी इंटरेस्टेड होगा, कोई पढ़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो अपने में अभी लिख रही है, उसको नहीं पता है कि ये डायरी कितना वायरल होने वाला है, कितना फेमस होने वाला है। ओह कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे राइटिंग का मन हो रहा है, मुझे लिखने का मन कर रहा है। आई फील लाइक राइटिंग मतलब मुझे लिखने का मन कर रहा है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे एक ज़रूरत भी है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मेरे छाती से ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार की चीज़ें उतर जाए, सारे बोझ, सारे दुख, सारे दर्द उतर जाएं, इसलिए मैं डायरी लिखना चाह रही हूँ। अगर आप किसी घर में छुपे हुए हैं 2 साल तक, सोच लीजिए आपको छुप के रहना पड़ रहा है, तो आपके शरीर पर, आपके मन पर कितना बड़ा बोझ होता होगा डेली का। तो आप किसी से, हमारे दिल में जो बोझ रहता है वो हम किसी से शेयर करते हैं, तभी जाकर के वो बोझ, बर्डन जो है वो उतरता है। लेकिन अगर आप अपना बर्डन किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा तो वो उतरेगा नहीं। तो ये कह रही हैं कि मेरे
बॉडी पर, मेरे चेस्ट पर जितने भी ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं उसे मैं ऑफ करना चाहती हूँ, उतारना चाहती हूँ, इसलिए भी मुझे डायरी लिखने की ज़रूरत है। ठीक है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कितना बढ़िया लाइन है ये सुनिए। पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेपर में मतलब पेपर कागज़ के पास ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा धैर्य होता है देन पीपल, लोगों की अपेक्षा। आप लोगों को अपनी बातें कहेंगे, लोग उब जाएंगे, चले जाएंगे, जब तक उनको मतलब रहेगा तभी वो आपसे बात करेंगे। लेकिन पेपर के साथ ऐसा नहीं है। पेपर में आप जो चाहें, जब तक चाहें पेपर के साथ बात कर सकते हैं, डायरी के साथ बात कर सकते हैं, जो मन हो लिखते रहिए, वो नहीं उबेगा, वो आपके साथ, वो आपसे दूर नहीं जाएगा। आई थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट ऑफ दिस, मैंने ये सोचा, सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों ये बोलते हुए, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा डिप्रेस महसूस कर रही थी, फील कर रही थी, तब मैंने ये बात सोचा था कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, लोग कोई बैठते नहीं हैं, लोग अपने मतलब से आते हैं, लेकिन पेपर के साथ ऐसा नहीं होता है। एंड वॉज सिटिंग एट होम, और जब मैं अपने घर पे बैठी थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, अपने हाथ में अपने चिन को ले करके, ठुड्डी होता है ना, अपना हाथ ऐसे करके अपने मुंह को अपने हाथ पे रख लेते हैं और सोचने लगते हैं। तो जब मैं अपने चिन को अपने हैंड पर रख करके रखी हुई थी और सोच रही थी, बैठी थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस, तब मैं एकदम बोर्ड थी और लिस्टलेस थी। लिस्टलेस का मीनिंग बगल में दिया हुआ है, विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट, किसी प्रकार का एनर्जी मुझ में नहीं था और न ही किसी प्रकार का इंटरेस्ट था, मैं एकदम बोर फील कर रही थी। वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब सोचना होता है, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे, सोच रही थी कि कहाँ पे खड़ी हूँ, कहाँ पे रुकूँ, इन और गो आउट, अंदर में रुकूँ या बाहर जाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, मैं वहीं पे अंत में रुक गई, ठहर गई जहाँ पर मैं थी, मतलब घर के अंदर ही। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का भी मतलब होता है सोचना, सोचते हुए ये सोचने लगी, यस हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा धैर्य होता है। यहाँ पर डज इस सेंटेंस को और जोरदार बनाने के लिए यूज़ किया गया है। एम्फैटिक सेंटेंस आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टफ बैक्ड नोटबुक, स्टफ बैग का, स्टिफ बैग का बैक्ड का मतलब होता है एकदम करा। डायरी का जो एकदम जो उसका जो कवर होता है साइड वाला, वो कितना एकदम करा होता है, उसी को कहा जाता है स्टिफ बैक्ड, मोटा होता है वो थोड़ा। तो ये जो स्टिफ बैक्ड नोटबुक है, इसको मैं किसी को भी पढ़ने के लिए देने का विचार नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट प्लानिंग, मैं प्लानिंग नहीं कर रही हूँ, विचार नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ कि मैं ये किसी को पढ़ने दूंगी, मतलब मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगी। ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी अनलेस आई शुड एवर फ्रेंड अ रियल फ्रेंड, एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब मैं एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब मैं एक रियल फ्रेंड फाइंड करूंगी, एक सच्चा दोस्त जब मुझे मिलेगा, तभी मैं ये डायरी उसे रेफर करूंगी, पढ़ने के लिए दूंगी। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस, बिट ऑफ डिफरेंस मतलब एकदम थोड़ा सा भी डिफरेंस इससे नहीं होगा। अगर मैं अपने सच्चे दोस्त को पढ़ने के लिए दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डायरी जो है वो मेरे लिए सच्चा दोस्त ही है। तो सच्चे दोस्त की बात सच्चा दोस्त भी पढ़ ले, समझ ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी और मैं किसी को ये डायरी पढ़ने के लिए नहीं दूंगी। और किस्मत देखिए, पूरी दुनिया ने इनकी डायरी को पढ़ लिया। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं पॉइंट पे आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एकदम एक्साइट करना या मुझे बढ़ावा देना, हौसला देना। जिसने मुझे हौसला दिया टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, डायरी को फर्स्ट प्लेस में रखना। मैं अपने मन की बात किसी से भी कह सकती थी, लेकिन डायरी को ही मैंने फर्स्ट प्लेस पे क्यों रखा, डायरी को ही मैंने पहला स्थान क्यों दिया, ये मैं बताती हूँ आपको। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। किसी के पास दोस्त होता है तो वो अपने मन की बात अपने दोस्त से कह सकता है, लेकिन इनके पास कोई दोस्त नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलो मैं और क्लियरली बताती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट, कोई भी बिलीव नहीं करेगा, दैट कि अ 13-year old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में पूरी तरीके से कम्प्लीटली अलोन है, पूरी तरीके से अलोन है, अकेली है। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं। एंड अ 16-year old सिस्टर, और माता पिता हैं, और एक 16 साल की लड़की मेरी सिस्टर है, बहन है।
एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और करीब 30 लोग हैं, 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स, मेरे पास एक परिवार है जिसमें मुझे प्यार करने वाली आंटी हैं। एंड अ गुड होम, और मेरे पास एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस, सरफेस पर नहीं, सतह पर नहीं, मतलब असलियत ये है, सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसा लगता है सतह पर, ऐसा दिखने में लगता होगा आपको कि जब मैंने आपको ये बात बताई कि मेरे पास ये सब है, तब आपको लगता होगा कि मेरे पास सब कुछ है। टू हैव एवरीथिंग, ऐसा लगता है, इट सीम्स टू बी हैव एवरीथिंग, कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरा एक सच्चा दोस्त छोड़ करके मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट, वो सब कुछ जो मैं सोचती हूँ, व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड्स, जब मैं अपने दोस्त के साथ होती हूँ, इज़ हैविंग अ गुड टाइम, वो एक बहुत ही अच्छा समय होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, एनीथिंग, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं अपने आप को सब कुछ बोलने पर नहीं ला सकती हूँ, मतलब मैं सब कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन मेरे साथ एवरीडे थिंग्स जो होता है, जो प्रतिदिन जो ऑर्डिनरी थिंग्स होता है, जो मामूली बातें होती है मेरे साथ, जो घटनाएं घटती है, वो मैं दूसरे के साथ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन जो दिल की बातें होती है, जो दुख होता है, जो दर्द होता है, जो दूसरी बातें होती है, वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। बिकॉज आई डोंट हैव अ ट्रू फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग और क्लोज आ सकते हैं, मेरे दोस्त में से कोई भी। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है कि कोई मेरे क्लोज नहीं आता है और ना मैं किसी के क्लोज जाती हूँ। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है कि ये मेरी गलती हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम लोग एक दूसरे में भरोसा नहीं करते हैं, ये मेरी गलती हो सकती है। इन एनी केस, किसी भी केस में, किसी भी स्थिति में, दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, वे लोग इसको चेंज करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, लाइबल नहीं है, वे लोग जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ को चेंज करने के लिए, कि ना कोई मेरे क्लोज आता है, ना मैं किसी के क्लोज जा पाती हूँ, नज़दीक जा पाती हूँ, इसमें ना उनकी गलती है ना मेरी गलती है, कोई भी इसे चेंज नहीं कर सकता है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसीलिए आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया है। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, ये जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है मेरा, डायरी को वो फ्रेंड मान रही है, ये जो लंबे समय से इंतज़ार किया हुआ दोस्त, जो लंबे समय के इंतज़ार के बाद मेरा फ्रेंड बना है, इसके बारे में और मैं आपको इन्हेंस करती हूँ, इसके तस्वीर, मतलब इसके बारे में, इसके इमेज के बारे में, इसकी तस्वीर का मतलब ये वो इमेज नहीं, फ़ोटो नहीं, इसके डायरी के बारे में मैं आपको और विस्तार से बताती हूँ। इन्हेंस मतलब बढ़ाना, बढ़ा के बताना। इन माई इमेजिनेशन, मेरे इमेजिनेशन में ये मेरी फ्रेंड है, ये कोई रियल फ्रेंड नहीं है। डायरी रियल फ्रेंड कैसे हो सकता है? मैंने मान लिया है कि ये मेरी फ्रेंड है। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, जॉट डाउन का मतलब होता है संक्षेप में, एकदम छोटा करके लिखना। तो आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, मैं संक्षेप में नहीं लिखना चाहती। द फैक्ट्स इन दिस डायरी, जो फैक्ट्स हैं, जो सच्ची बातें हैं, उनको इस डायरी में मैं शॉर्टकट में नहीं लिखना चाहती। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मेरा दोस्त बने, और दोस्त को कोई शॉर्टकट में नहीं बोलता है, दोस्त को दिल खोल कर बोलता है, इसलिए डायरी में भी वो दिल खोल कर लिखना चाहती थी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इस दोस्त को किट्टी बुलाने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड, मैं इस दोस्त को पुकारने जा रही हूँ। उस दोस्त का क्या नाम रख दिया उसने? किट्टी, और ये जो किट्टी है वो उस डायरी का नाम उन्होंने रखा है। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, कोई भी, no one would understand, कोई भी नहीं समझेगा, a word of my stories, मेरी कहानी का एक शब्द, to Kitty, किट्टी को जो मैं कहानी सुना रहा हूँ। और ये किट्टी कौन है? ये उसकी फ्रेंड है, जो डायरी जो है यही किट्टी है, इसी को उन्होंने अपना फ्रेंड बना लिया है। तो मेरी जो फ्रेंड है किट्टी, उसको जो मैं कहानी जो है किट्टी के साथ मेरी जो कहानी है, उसका एक वर्ड कोई भी नहीं समझेगा। इफ़, अगर, आई वेयर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं इसमें डूब जाऊं, अपनी किट्टी में, अपने दोस्त में मैं डूब जाऊं, तो कोई भी
इस कहानी को नहीं समझ पाएगा। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। ये बढ़िया होगा, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। चलो मैं अपनी ज़िंदगी का कुछ ब्रीफ स्केच, एक छोटा सा स्केच मैं आपको देती हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। हाँ, हालांकि मुझे पसंद नहीं है ऐसा करना, लेकिन मैं आपको देती हूँ। माई फादर, मेरे पापा, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई एवर सीन। मैंने कभी भी देखा होगा ऐसे एडोरेबल फादर को, ऐसे पूजनीय पिता को जो मैंने आज तक कभी देखा है, वो मेरे पिता हैं। डिडेंट मैरी माई मदर, उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं किया अनटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। जब तक वो 36 के और मेरी माँ 25 की नहीं हो गई, तब तक उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं किया। माई सिस्टर, मेरी बहन, मैरगॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट। मेरी जो सिस्टर है मैरगॉट, वो फ्रैंकफर्ट जगह का नाम है, वहाँ पर वो जन्म ली थी जर्मनी में, इन जर्मनी इन 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरी उम्र मेरा जो जन्म है वो 29 को हुआ था और इनका जन्म 26 को, इसलिए इसकी सिस्टर 16 साल की थी जब ये मरी थी और इसकी बहन 13 ईयर्स की थी, 13 साल की थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। जब तक मैं 4 साल की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी। माई फादर एमिग्रेटेड, एमिग्रेट का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश चला जाना। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, मेरे फादर हॉलैंड चले गए इन 1933। माई मदर, मेरी माँ, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उनका नाम है, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर में उनके साथ वो भी हॉलैंड चली गई। वाइल मैरगॉट एंड आई वेयर सेंट टू आकिन, जबकि मैरगॉट जो मेरी सिस्टर थी एंड आई और मैं, हम दोनों को आकिन भेज दिया गया। आकिन एक शहर का नाम है जो जर्मनी के बॉर्डर पर स्थित है, जो जर्मनी में ही है, जो बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच में है। ठीक है, जर्मनी में ही, जर्मनी के बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच में जो जर्मनी में ही पड़ता है, वो खनिज का बहुत बड़ा स्रोत है, सोर्स है। तो वहाँ पर चली गई। ठीक है, मैं और मेरी बहन दोनों चले गए वहाँ पर आकिन में, टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ रहने के लिए। मैरगॉट वेंट टू हॉलैंड, मैरगॉट भी जो है वो हॉलैंड चली गई इन दिसंबर में, सितंबर में वो सब गए थे और दिसंबर में मेरी बहन चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और 2 महीने के बाद फरवरी में मैं भी उनके पीछे वहाँ चली गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल, जब मुझे टेबल पर रखा गया, पटका गया, ठीक है, मुझे रखा गया, मतलब वहाँ पर जब मैं गई, अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मैरगॉट, मैरगॉट का बर्थडे था, तो उनके बर्थडे प्रेजेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में मुझे टेबल पर रख दिया गया, मतलब प्रेजेंट के रूप में मैं वहाँ पहुँची थी। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, और मैंने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई वहाँ पर शुरू की। अभी तक वो जर्मनी में वो अभी तक छुपी नहीं है, जर्मनी में उनका कब्ज़ा नहीं हुआ है, उसके बारे में आपके लेसन में नहीं दिया गया है। ठीक है, ये जर्मनी में जब वो घर में छुपी, उसके बारे में डायरी में एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, तो आपको अगर और पढ़ना होगा तो आप डायरी मंगा के पढ़ सकते हैं, और ये आप 12th के बाद पढ़िएगा, अभी मत पढ़िएगा। ठीक है, ये वो छुपने से जब जर्मनी का ऑक्यूपेशन हुआ था नीदरलैंड्स में, एम्स्टर्डम में, उससे पहले की कहानी है। ठीक है, हाँ, तो मैंने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, जब मैं 6 साल की थी तब मैं वहाँ पर गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और तब मैंने क्लास 1 से फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया, 6 साल की उम्र में। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कुपेरस, और 6th फॉर्म में मेरी जो टीचर थी वो कुपेरस थी, ये क्लास है। द हेड मिस्ट्रेस, वो हेड मिस्ट्रेस थी, हेड मास्टर की पत्नी थी, वाइफ थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, वी वेयर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों आंसू से भरे थे, मैं और कुपेरस दोनों, जो हेड मिस्ट्रेस थी। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, फेयरवेल होता है जब कोई स्टूडेंट जाता है एक क्लास से दूसरे क्लास, या किसी स्कूल को छोड़ करके दूसरे स्कूल में जाता है, तो फेयरवेल होता है, उसका विदा समारोह होता है। ठीक है, फंक्शन होता है उसकी विदाई का, उसे ही फेयरवेल कहा जाता है। तो जब हमारा फेयरवेल हुआ, मैं जा रही थी स्कूल से, तब एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल हुआ था हमारा।
इन द समर ऑफ 1941 के समर में ग्रैंड माँ फेल इल, ग्रैंड माँ बीमार हो गई, दादी बीमार हो गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उन्हें एक ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए एक छोटे से सेलिब्रेशन के साथ मेरा बर्थडे ख़त्म हो गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, ग्रैंड माँ 1942 को जनवरी में मर गई। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कितनी बार मैंने उसे उनके बारे में, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैंने कितनी बार, एंड स्टिल लव हर, और मैं उसे कितना प्यार करती हूँ और कितनी बार मैंने उनको याद किया है, ये कोई नहीं जानता है। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और 1942 में जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था मेरा, वो कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं था, उसमें मेरी दादी का जो कैंडल था, मोमबत्ती था वो, और मेरे बर्थडे का जो मोमबत्ती था, कैंडल था वो दोनों एक ही साथ वहाँ पर जला था उस सेलिब्रेशन में। ऐसा सेलिब्रेशन हुआ था। द फोर ऑफ अस, हम लोगों में से चार, मम्मी पापा और वो दोनों बहन, आर स्टिल डूइंग वेल, अभी भी ठीक है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, और उसी वजह से मैं प्रेजेंट डेट 20 जून 1942 को मैं ये लिख रही हूँ। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और ये जो मेरी डायरी को लेकर के जो मेरा सोलेमन डेडिकेशन है, मेरा जो गंभीर समर्पण है, मैं जो पूरी तरीके से समर्पित हो चुकी हूँ इसी की वजह से, और ये मैं डायरी अब लिख रही हूँ। देखिए इस डायरी में बहुत सारा उन्होंने लिखा होगा 2 साल में, 2 साल में कितना लिखा होगा सोच सकते हैं आप। तो ये जो है इसमें बस एक छोटे से स्टोरी का जिक्र है, उनके क्लास में जो एक छोटी सी कहानी हुई थी वो कहानी है। तो चलिए वो कहानी पढ़ते हैं, क्या घटना घटा था, और वो जर्मनी ऑक्यूपेशन वाला इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। अब वो लिखती हैं सैटरडे 20, दिन है सैटरडे और डेट है 20 जून 1942, ठीक है। डियरेस्ट किट्टी, और ये किट्टी उनकी डायरी है, और वो डायरी को अपनी कहानी सुना रहे हैं, अपने क्लास में घटी घटना को बता रहे हैं, क्लास में क्या सब हुआ। वो कहती है अपने फ्रेंड से, डियर किट्टी, आवर इंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है, बगल में दिया हुआ है, शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, डर से और नर्वसनेस से, एकदम कांपते हुए, डरते हुए, मतलब सारा जो एंटायर क्लास है, जो पूरा क्लास है, वो एकदम डर से काँप रहा है। द रीज़न, जो रीज़न है, जो कारण है, ऑफ कोर्स, बेशक, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म और हु विल बी केप्ट बैक। कि जो बेशक इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग, अगले आने वाले, फोर्थ कमिंग का मतलब होता है आने वाला, आगामी, जो आने वाला मीटिंग है, इन विच, जिसमें द टीचर्स डिसाइड, जो टीचर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन अगले फॉर्म में, अगले क्लास में मूव करेगा और कौन पीछे रह जाएगा। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधा क्लास बाजी लगा रहा है, शर्त लगा रहा है, बेट लगा रहा है। GN एक नाम है, किसी लड़की का नाम होगा, एंड आई, GN और मैं, लाफ आवर सेल्व्स सिली एट द 2 बॉयज बिहाइंड अस, हमारे पीछे 2 लड़के, मूर्ख लड़के, 2 लड़के बैठे थे, उनकी मूर्खता पर हम लोग हंस रहे थे। CN एंड जैकस, उस दोनों लड़के का नाम था CN एंड जैकस, हु हैव स्टेक्ड दियर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन दियर बेट। हु हैव स्टेक्ड दियर एंटायर हॉलीडे, स्टेक का मतलब होता है बिताना या दांव पर लगाना। उन्होंने अपना एंटायर हॉलीडे, उन्होंने अपना पूरा का पूरा हॉलीडे जो है, वो छुट्टी का जो दिन है, वो दाव पर लगा दिया। सेविंग्स ऑन दियर बेट, अपने शर्त लगाते लगाते, शर्त के लिए सेविंग करते करते उन्होंने अपना टोटल जो हॉलीडे है वो उन्होंने अपना बिता दिया। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर के रात तक। इट्स, और वो क्या कहते थे, इट्स यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। यस यू आर, हाँ यू, हाँ तुम। नो आई एम नॉट, एक कह रहा था तुम पास करोगे, दूसरा कह रहा था नहीं तुम पास करोगे। इसी तरीके से वे लोग पूरा छुट्टी का ऐसे ही बिता दिया उन्होंने, बेट लगा लगा करके। इवन GS प्लीडिंग ग्लांसेस, और जो जीज थी, इनकी जो वो फ्रेंड होगी, तो जीज की जो प्लीडिंग ग्लांसेस थी, ग्लांस का मतलब होता है झलक और प्लीड का मतलब होता है प्रार्थना करना, सिफारिश करना। एंड माई एंग्री, और मतलब ये जो थी जीज, जो थी GN, वो प्रार्थना कर रही थी कि थोड़ा शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। और माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरा जो गुस्सा था वो एकदम फूट रहा था।
आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, उनको शांत नहीं कर सका उन दोनों लड़कों को। वे दो लोग शर्त लगा ही रहे थे कि तुम पास करोगे, वो कह रहा था नहीं मैं तो फेल कर जाऊंगा, तुम पास करोगे। ठीक, वो रिक्वेस्ट कर रही थी और मैं गुस्सा कर रही थी, फिर भी वो दोनों शांत नहीं हो रहे थे। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, वो डायरी से बोल रही है, बात कर रही है, क्योंकि उन्होंने उसे अपना फ्रेंड मान चुका है तो वो उसी तरीके से बात कर रही है डायरी से। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज़, बहुत सारे ऐसे डमीज़ हैं, मूर्ख हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, लगभग एक चौथाई, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, पूरे क्लास का लगभग 1/4 ऐसा है, 25% ऐसे हैं, शुड बी केप्ट बैक, जिन्हें पीछे छोड़ दिया जाएगा, जिन्हें आगे क्लास में नहीं देना चाहिए, पीछे रख देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन टीचर्स जो हैं वो तो इस धरती पर सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर हैं, ऐसे क्रिएचर हैं, ऐसे जीव हैं जिनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि वे क्या करेंगे, किसको पीछे रखेंगे, किसको आगे रखेंगे। आई एम नॉट सो वरीड, मैं उतनी ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, मेरी जो गर्ल फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरी जो सखी सहेली है, उसको लेकर के भी मेरी कोई चिंता नहीं है। एंड माई सेल्फ, और मुझे खुद को लेकर भी कोई चिंता नहीं है। वी विल मेक इट, हम लोग पास कर जाएंगे, हम लोग ऐसा कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, केवल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, अबाउट इज़ मैथ, और वो सब्जेक्ट है मैथ्स। एनीवे, खैर, ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम लोग जो कर सकते हैं वो सिर्फ है इंतज़ार। क्या होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, इंतज़ार ही करना पड़ेगा। अनटिल देन, तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर नोट टू लूज हर्ट, वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम लोग एक दूसरे से हर्ट लूज नहीं करने के लिए कह सकते हैं कि हम लोग अपना हिम्मत रखें, हिम्मत बांध के रखें, सब पास करेगा। मतलब ढाढ़स जो है, एक सांत्वना जो है वो एक दूसरे को दे सकते हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मेरे सारे टीचर्स के साथ भी मेरा रिलेशन बहुत ही अच्छा है, मैं एकदम अच्छे से रहती हूँ। देर आर 9 ऑफ देम, 9 उसमें से मेरे टीचर हैं। 7 मेन हैं, एंड 2 वोमेन, और 2 वोमेन है, महिला है। मिस्टर की सिंह, एक टीचर का नाम है मिस्टर की सिंह। द ओल्ड फॉगे, वो ओल्ड फॉगे का मतलब होता है पुराने फैशन वाले टीचर हैं। हु टीचेज मैथ्स, जो मैथ पढ़ाते हैं। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एज, वे कई एज से, मतलब कई उम्र से, मतलब कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से, मतलब हमेशा से वो मुझसे गुस्से रहते हैं, मुझ पर गुस्सा रहते हैं। बिकॉज, क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई वार्निंग के बाद भी, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा वर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा वर्क दे दिया करने के लिए, होमवर्क। एन एसे, और उन्होंने एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया मुझे, ऑन द सब्जेक्ट, और ऐसे का सब्जेक्ट था, उस निबंध का सब्जेक्ट था, हेडिंग था, ए चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बात करता है, बातूनी, मतलब बकबक करने वाला, उस पर उन्होंने मुझे लिखने के लिए दे दिया। ए चैटर बॉक्स, बकबक करने वाला, बातूनी व्यक्ति। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम उसके बारे में क्या लिख सकते हो इस सब्जेक्ट पर, ऐसे क्या लिख सकते हैं उसके बारे में। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, बाद में मुझे उसके बारे में चिंता हुई। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने अपने नोटबुक में उस टाइटल को, वो जो हेडिंग था ए चैटर बॉक्स, उसको मैंने जॉट डाउन कर लिया, लिख लिया ऊपर में। टक्ड इट इन माई बैग, अपने बैग में उसे रखा। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश करने लगी कि अब मैं नहीं कुछ बोलूँगी। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, ठीक, कि जब मैंने अपना बाकी का होमवर्क मैंने फिनिश कर लिया, द नोट अबाउट द एस्से, एस्से का जो वो नोट था, मतलब ऐसे जो मैंने अपने कॉपी में लिखा था, काउट माई आई, मेरी आँख को उसने खींच लिया, मतलब मेरी नज़र उस पर पड़ी। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मेरा जो फाउंटेन पेन था उसके टिप को, उसके ऊपर वाले हिस्से को चबाते हुए मैं सोच रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, रैम्बल ऑन का मतलब होता है काफ़ी लंबे समय तक सोचना और बात करना या लिखना। कोई बिना मतलब के किसी टॉपिक पर बहुत बोल सकता है बिना मतलब के, और लिख सकता है, बात भी कर सकता है, बकवास जिसको कहते हैं। एंड लीव अ बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और वो 2 वर्ड्स के बीच में बड़े बड़े जगह छोड़ करके ऐसे लिख सकता है। आप लोगों को जब कोई ऐसे नहीं लिखा हुआ होता होगा, आंसर आप लोगों को लिखा हुआ नहीं होता होगा, तो आप लोग क्या करते होंगे, जो वर्ड्स लिखते हैं उसके बीच में जगह छोड़ छोड़ के बहुत हटा के लिखते होंगे ताकि पेज मेरा भर जाए। पेज भरने के चक्कर में वही कह रही हैं
कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एंड लीव बिग स्पेसेस, बड़े बड़े स्पेस छोड़ करके बिटवीन द वर्ड्स के बीच में छोड़ सकता है और बहुत लंबा लिख सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन ट्रिक ये था, बात ये थी कि वहाँ पर कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स देना था, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देने थे, ऐसे तर्क देने थे, मतलब ऐसी बातें उसमें लिखनी थी ताकि सामने वाला कन्विंस हो जाए, हाँ समझे कि हाँ इसने सही लिखा है। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की जो नेसेसिटी है, मैं क्यों बात कर रही हूँ क्लास में, उसकी जो आवश्यकता है, बात करने की जो ज़रूरत है, उस पर मैं लिखना चाह रही थी। मैं बकवास कर सकती थी, मैं बकवास बातें लिख सकती थी, स्पेस हटा हटा के लिख सकती थी, लेकिन फिर सामने वाले जो टीचर थे वो कन्विंस नहीं हो पाते, क्योंकि मैं फिर बात करूँगी, मेरी आदत है बात करना। वो सोच रही है, फ्रैंक सोच रही है कि मैं तो क्लास में बात करूंगी, तो ये टीचर जो है वो मुझसे कैसे कन्विंस हो जाए, फिर मुझे दोबारा बात करने से न रोके, वो ऐसा सोच रही थी कि ऐसा कुछ मैं उसमें लिखूं। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और फिर सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखे। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे असाइन किया था, जो दिया था होमवर्क, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं एकदम संतुष्ट थी वो लिख करके। आई आर्ग्यूड दैट, मैंने उसमें तर्क दिया था कि टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, जो टॉकिंग है, जो बात करने की जो आदत है, वो एक स्टूडेंट की ट्रेट है, एक क्वालिटी है, एक गुण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं उस गुण को, उस ट्रेट को अपने कंट्रोल में रखने का पूरा कोशिश, अपना बेस्ट देती हूँ, ताकि मैं उस बात करने का जो गुण है, जो ऐसा गुण जो ना चाहते हुए भी स्टूडेंट में आ चुका है, आ जाता है बात करने का गुण, वो मेरे अंदर भी ना चाहते हुए भी आ चुका है। ट्रेट मतलब ऐसा ही गुण जो न चाहते हुए भी आप में आ गया है, तो वो मेरे अंदर आ चुका है, आया है, और मैं उसे अपना बेस्ट देती हूँ ताकि मैं उसको अपने कंट्रोल में रख सकूँ बात करने की आदत को। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, बट दैट, लेकिन, आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, मैं अपने आप को कभी भी ठीक नहीं कर सकती हूँ, ऑफ द हैबिट, उस आदत से, मतलब वो आदत मेरी कभी छूट नहीं सकती है। सिंस, क्योंकि, माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माता भी उतनी ही बात करती है जितनी कि मैं, एंड इफ़ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती है, जितना मैं बात करती हूँ, मैं जितनी बातूनी हूँ उतनी मेरी माँ भी बातूनी है, मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बोलती है। और एंड यू कैन डू, एंड नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब दिया हुआ है कि क्वालिटीज़, ऐसे गुण, या फिजिकल हो, शारीरिक हो, और मेंटल हो या मानसिक गुण हो, दैट वन, कि कोई भी व्यक्ति, कोई गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स, कि माता पिता को जो गुण होता है, वो आनुवांशिक लक्षण आपने पढ़ा होगा साइंस में, वो जो लक्षण है, जो गुण है, जो ट्रेट है, माँ बाप से जो स्टूडेंट में या किसी बच्चे में आ जाता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ठीक, तो आप उस इनहेरिटेड ट्रेट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से मेरी माँ बात करती है, इसलिए मैं भी बात करती हूँ, तो ये मेरी गलती नहीं है। ये इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया था उस एस्से में। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, फिर वो अगले दिन जब स्कूल गई, फिर वो आई तो डैडी को, अपनी किट्टी को वो स्टोरी बता रही है। ठीक, मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर किसिंग को मेरे आर्ग्यूमेंट्स पर खूब हंसी आई। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जैसे ही अगला लेसन स्टार्ट हुआ और मैं अपने तरीके से फिर मैंने अपना बात करना शुरू किया, ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे, उन्होंने मुझे फिर दूसरा ऐसे लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, इनकरेजिबल चैटर बॉक्स का भी मीनिंग दिया हुआ है, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, कि ऐसा जो कभी करेक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसी बातूनी व्यक्ति जिसको कभी करेक्ट नहीं किया जा सकता, उस पर ऐसे लिखने के लिए दे दिया उसको। आई हैंडेड इट इन, मैंने उसे हाथ में लिया लिखने के लिए। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और पूरे लेसन में मैंने जो बात किया
उसको लेकर के उन्होंने मुझे कोई कंप्लेन नहीं किया कि क्यों बात कर रही हो, बस मुझे वो ऐसे लिखने के लिए दे दिया कि अब तुमको इस पर ऐसे लिखना है, इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। ऐसी बातूनी लड़की, ऐसी बातूनी व्यक्ति जिसको सुधारा नहीं जा सकता, उस पर ऐसे लिखना है। हाउएवर, आखिरकार ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरा जब लेसन हुआ, ही वुड फाइनली हैड एनफ। वो एकदम उब गए, मतलब एकदम एनफ हो गया था, काफ़ी हो चुका था। एन ए फ्रैंक, उन्होंने कहा, एन ए फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास में बात करने का जो पनिशमेंट है उसके रूप में, राइट एन एसे एनटाइटल्ड, एक ऐसे लिखो जिसका टाइटल होगा क्वैक क्वैक क्वैक, बक बक बक, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने ये कहा। ठीक, द क्लास रोअर्ड, और पूरा क्लास जो है वो रोअर्ड, एकदम दहाड़ने लगा, मतलब एकदम हंसने लगा जोर जोर से। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई कि बक 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 पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्वैक 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 पर क्या ऐसे लिख सकते हैं। एक बतख के साउंड को इंग्लिश में क्वैक 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 कहा जाता है। ठीक है, बतख जो बोलता है ना, उसके साउंड को हम लोग कहते हैं क्वैक। तो क्वैक पर बतख भी बक बक करता है, तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाने के लिए, फ्रैंक का मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने ऐसे लिखने के लिए दे दिया, क्वैक 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 पर। तो मुझे भी हंसी आ गई। दाउ आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। अब मैं भी चैटर बॉक्स के टॉपिक पर लिख करके मैं भी उब चुकी थी। ठीक है, इनजेन्युइटी का मतलब होता है कुशलता, मतलब एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थक जाना, उब जाना। ये जो चैटर बॉक्स का जो टॉपिक था, क्योंकि 2-3 बार मुझे मिल चुका था चैटर बॉक्स पर लिखने का, तो चैटर बॉक्स का जो टॉपिक था उसकी जो इनजेन्युइनिटी थी, मतलब उसकी जो प्रतिभा थी, उससे मैं उब चुकी थी लिखने, मैं उस पर बोर हो चुकी थी। अब मुझे भी एक नया टॉपिक मिल गया था लिखने के लिए। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, ये समय था कुछ अलग कर दिखाने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल करने का। माई फ्रेंड, मेरी जो दोस्त थी सैने, मेरे दोस्त का नाम था सैने, हु इज़ गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री में अच्छी है, उसको पोएट्री अच्छी आती है, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, मतलब मेरी मदद की कि वो जो ऐसे था उस ऐसे को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स, एक पद्य मतलब होता है जैसे कविता लिखा जाता है, गीत लिखा जाता है, उसी को वर्स कहा जाता है। तो एक वर्स के रूप में शुरू से अंत तक वो कविता लिखने में उन्होंने मेरी मदद की। क्वैक 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 पर मैंने डिसाइड किया कि चलो इस बार एक वर्स में लिखते हैं, एक कविता बना करके लिखते हैं, और उसमें मेरी मदद सैने ने की। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं एकदम खुशी से उछल पड़ी। ये कुछ अलग था, कुछ ओरिजिनल था। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीसिंग मुझ पर जोक मारना चाह रहे थे, मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे थे। विद हिज रिडिक्यूलस सब्जेक्ट, अपने रिडिक्यूलस टॉपिक से, रिडिक्यूलस सब्जेक्ट से मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे थे। भद्दे, रिडिक्यूलस सब्जेक्ट का मतलब हो गया एक ऐसा सब्जेक्ट जो एकदम बेकार है, जो नहीं हो सकता है, ऐसा। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, और मैंने ऐसा सोच लिया था, मैंने श्योर कर लिया था कि ये उन्हीं का मजाक उड़ जाए, मेरा मजाक नहीं उड़े। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपना पोएम ख़त्म किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये बहुत ही सुंदर पोएम था। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, और ये एक डक मदर के बारे में था, एक बत्तख माँ के बारे में था। एंड अ फादर स्वान, और उसके पिता एक बत्तख, बच्चा है बत्तख, उसकी माँ जो डक थी उसका बाप था स्वान, मतलब हंस। हंस कुछ नहीं बोलता है, और बत्तख बहुत ही बक 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 करता है। विद 3 बेबीज डकलिंग्स, और उनके 3 बत्तख थे। बेबी बत्तख के बच्चे को डकलिंग कहा जाता है। तो 3 बेबी डकलिंग्स थे, हु वेयर बीटेन टू डेथ, जिन्हें मारते मारते मार दिया गया, मतलब उन्हें इतना पीटा गया कि वो मर गए, तीनों बच्चे। बाय द फादर, पिता जो हंस था उसके द्वारा। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते थे। अब वो बच्चे की आदत थी। अब बत्तख का बच्चा तो क्वैक क्वैक ही न करेगा, कौवे का बच्चा तो कां को ही न करेगा, कोयल का बच्चा तो कूकेगा ही, ठीक है, तो कुत्ते का बच्चा तो भौंकेगा ही। तो उसमें उसकी क्या गलती हो सकती है। तो उसका जो पिता था स्वान,
उसने उस बच्चे को मारते मारते मार दिया, क्योंकि वो बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक कर रहे थे। अब उसमें उस बच्चे की क्या गलती थी? वो ये बताना चाह रही थी ये फ्रैंक कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जो बात करती हूँ क्लास में मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी माँ जो है वो इतनी बात करती है, इसलिए मेरी भी आदत हो चुकी है बात करने की, ये मेरा इनहेरिटेड ट्रेट्स है, मेरा आनुवांशिक गुण है। लकीली, एकदम भाग्य से, मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। मिस्टर कीसिंग ने अच्छे तरीके में वो जोक को लिया, उस मजाक को लिया, क्योंकि अगर बुरी तरीके से लेते तो मुझे पीट भी सकते थे। ऐसा उन्हें, वो अगर ये सोचते कि ये मेरा ही मजाक उड़ा रही है तो वो मुझे क्लास से निकाल भी सकते थे, मुझे वो और पनिशमेंट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अच्छे तरीके से जोक को लिया। ही रेड द पोएम, उन्होंने उस पोएम को पढ़ा टू द क्लास, पूरे क्लास में, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने भी कमेंट्स जोड़ जोड़ करके, मतलब उन्होंने अपने भी कमेंट्स, कुछ उनकी भी बातें जोड़ जोड़ करके उन्होंने वो पूरा पोएम पढ़ा। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस, और दूसरे क्लास में जा करके भी उन्होंने वो पोएम पढ़ा, बच्चों को सुनाया एज वेल। उसी तरह, सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उस तब से, सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और मुझे बात करने के लिए अलाउ कर दिया गया, अनुमति दे दी गई। एंड हैवेंट बीन असाइंड, और तब से मुझे कोई भी असाइन नहीं दिया गया, मतलब मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया गया, नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके उल्टे क्या हुआ? मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, मिस्टर कीसिंग जो हैं वो खुद इन दिनों खूब जोक बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक, योर्स एन ए, तुम्हारी एन ए। इन्होंने ये पत्र समझे या ये कहानी समझे, इन्होंने ये अपने फ्रेंड, जो कोई आदमी नहीं है, ये फ्रेंड उनकी डायरी है, किट्टी है, उन्होंने इसको लिखा है, इसलिए उन्होंने लिख दिया है योर्स एन ए। ये एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये किताब का नाम है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। आप पढ़ सकते हैं इस किताब को मंगा करके। 2 साल जो इन्होंने जर्मन ऑक्यूपेशन में बिताया था, वो पूरी कहानी, दर्दनाक कहानी उसमें दी गई होगी। ये उसका एक सारांश है, एक छोटा सा हिस्सा था ये, विद स्लाइटेड अडेप्टेशन। उसमें थोड़ा बहुत अलग से भी जोड़ करके बना करके लिखा गया है। ठीक है, चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियो मुझे ऐसा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से, और लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।